दिस इज सेकेंड पार्ट और द सेकेंड यूनिट। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मैंने हर किसी को 20 मार्क के हिसाब से ही कंटेंट लिखा है। तो आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो, कोई भी एक वीडियो देख रहे हो, उसका मतलब आप 20 मार्क के ऐड ऑन करते जा रहे हो। और ये वाला क्वेश्चन जो है स्पेसिफिकली ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी जर्नल है। आप इसे पढ़ते आ रहे हो 6 क्लास से, बस उसको सब सम अप करके लिखना है एक साथ में। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बात आपने डिस्कस कर ली कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इसको बनने में। साथ में पता तो लगे इसको इतना टाइम लगा क्यों, इसके अंदर से क्या फ़ीचर्स डाले गए थे, क्या वो वर्थ इट थे या नहीं थे। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, ये दुनिया का सबसे लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बल्किएस्ट है। अब दोनों वर्ड्स पे ध्यान देना, लेंदीएस्ट भी है प्लस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। कुछ देश हैं दुनिया में जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, कुछ पेजेस का भी कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ कंट्रीज़ के पास, पर हमारा सबसे लेंदीएस्ट है। कितना लेंदी है कि हमारे आर्टिकल जो हैं वो 465 हैं। अब जो मैंने स्लैश मार के लिखा है वो मतलब है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कितने आर्टिकल्स थे। प्रेजेंट टाइम में 465 हैं। शेड्यूल आज के टाइम में 12 हैं, पर जब बना था तब 8 थे। आज के टाइम में पार्ट्स 25 हैं और उस टाइम में 22 थे। साथ में इसमें प्रोविज़न दिया गया इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, सेपरेट जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव से इन्फ्लुएंस ना हो ना लेजिस्लेचर से इन्फ्लुएंस हो। यह आर्टिकल 50 में दिया हुआ है, जो कि इंटरप्रिटेशन करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। एक इंडिपेंडेंट हायरार्की है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कुछ दिया जाएगा तो वो हाई कोर्ट में सुना जाएगा, हाई कोर्ट का एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। यही फॉलो होता है। दैन इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, जहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है। हमारे एक आर्टिकल दिए हैं 25 से लेकर 28 तक, जहाँ पे लिखा है कि आप कोई भी रिलीजन अपना सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, विच मीन्स एक सेकुलर स्टेट है। ऑल्दो द वर्ड सेकुलर जो 42nd अमेंडमेंट में लिखा गया था, पर प्रोविज़न तो पहले से ही थे सेकुलर होने के। अनादर इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो पर्सन 18 साल से ऊपर का है, ही इज़ एलिजिबल और शी इज़ एलिजिबल टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। देन वी हैव अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसमें कुछ चीज़ें टाइम के साथ चेंज करनी पड़ती हैं, नीड पड़ती है, ज़रूरत होती है, उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं जो पार्लियामेंट करती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत आसानी से चेंज हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं बहुत मुश्किल से नहीं होती, उन्हें हम रिजिड कहते हैं। अब अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत आसानी से आप चेंज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, तो मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ना जो एसेंस था वो ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि उसको बहुत आराम से बदला जा सकता है। बट अगर रिजिड है तो इसका मतलब ये है कि आप चेंज के लिए तैयार ही नहीं हो, आपका कॉन्स्टिट्यूशन इतना एक्टिव ही नहीं है कि वो टाइम के साथ चेंज हो सके, इवॉल्व हो सके। तो यानी कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो रिजिड भी है एक टाइम पे और एक टाइम पे फ्लेक्सिबल भी है, ब्लेंड है दोनों का। कुछ चीज़ों में हो जाता है फ्लेक्सिबल, कुछ में रिजिड होता है, यानी कि बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ऐसी चीज़ें इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। ये इसका फीचर है। साथ में इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा हमें पास करना पड़ता है 50+1 के साथ में, पर स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 भी चाहिए होती है, और कुछ कुछ केसेस में 50% +1 MLAs का भी चाहिए होता है। देन वी हैव पार्लियामेंटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, यानी कि सेंटर भी है स्टेट भी है। जहाँ पे इंडिया में पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है, मतलब कि हमारा जो रियल हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है, नॉमिनल हेड हमारा प्रेसिडेंट है। मतलब कि हेड सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होगा हमारा, साइन सबके चाहिए होंगे हमें उसके ऊपर, पर हमारा जो रियल हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। वैसे ही स्टेट में हमारा CM जो है रियल हेड होगा, और गवर्नर जो होगा वो हमारा नॉमिनल हेड होगा। अब ये जो लोग काम करते हैं PM और CM, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का करते हैं, जो उनकी एक क्लोज ग्रुप होता है मिनिस्टर्स का। अलॉन्ग विद दिस, इंडिया के पास इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं, जो कि प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे फॉलो किए जाते हैं। अब इंडिया में 3 तरह की इमरजेंसी लागू हो सकती है। नेशनल इमरजेंसी जो कि हमारे आर्टिकल 352 में दिया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो 356 में दिया है, और स्टेट इमरजेंसी जो हमारे आर्टिकल 360 में दिया हुआ है। देन इंडिया इज़ अ यूनिटरी एंड अ फेडरल एट द सेम टाइम। अब यूनिटरी का मतलब होता है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर होना, फेडरल का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी उतनी पावर है जितनी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं। अब इंडिया ब्लेंड है दोनों चीज़ों का। जब इमरजेंसी होती है इंडिया के अंदर तो हम यूनिटरी बन जाते हैं, जब स्टेट की अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है और सेंटर सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले लेती है।
इसीलिए इंडिया को हम क्वाजी फेडरल भी कहते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा इंक्लाइन यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की तरफ है। क्यों है ऐसा? बिकॉज अगर सारे स्टेट्स को इक्वल पावर दे दी गई जितनी की यूनियन के पास है, तो सारे स्टेट अपना अलग कंट्री बनाने की डिमांड करेंगे, जिसको सप्रेस करने के लिए, जिसको ना होने के लिए यूनियन गवर्नमेंट के पास थोड़ी एक्स्ट्रा पावर दी गई है। साथ में एक और चीज़ है जिसकी वजह से हम क्वाजी फेडरल हैं, वो ये है कि जब गवर्नमेंट होते हैं हमारे स्टेट लेवल पे, उसको अपॉइंट तो हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं, जो कि यूनियन लेवल पे हैं या सेंट्रल लेवल पे हैं। दूसरा मेन फीचर है हमारा बैग ऑफ बोरोइंग कहते हैं, यानी कि हमने हर किसी से मांगा हुआ है फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस। हमने हर किसी के प्रोविजंस निकाले हुए हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। हमने 60 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम के पढ़े, एनालाइज़ किया, और जो अच्छा लगा हमने उसको अपने वाली कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लिया। जिसमें सबसे पहली चीज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो मैं आपको बताता रहा हूँ, जिसमें फेडरल स्कीम पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जो था वो इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया। इंग्लैंड से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लिया। यूएसए से फंडामेंटल राइट और इंडिपेंडेंट जुडिशरी अडॉप्ट कर लिया। आयरलैंड से डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया, जो कि हमारे पार्ट 4 में दिया हुआ है फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अडॉप्ट की थी। साथ में इंडिया में फंडामेंटल राइट्स भी हैं और ड्यूटीज़ भी हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 में डिस्क्राइब हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में लाई गई थी, जो कि रशिया से हमने अडॉप्ट किया है। तो ये हमारे पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A के अंदर दिया हुआ है। इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि आप दो कंट्री के सिटीजन एक साथ नहीं हो सकते। अगर आप इंडिया के हो तो आप बाहर के नहीं हो सकते, और अगर बाहर के हो तो आप इंडिया के नहीं हो सकते। सिंगल सिटीजनशिप है। साथ में वी हैव पावर ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशरी जो है वो लॉ को रिव्यू कर सकती है या डिसमिस कर सकती है अगर वो उनको बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट या अनलॉफुल लगते हैं प्रोविजंस। साथ में इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि व्हेन देयर इज़ नो मोनार्की, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होता है, बॉर्न नहीं होता, इज़ कॉल्ड टू बी एज अ रिपब्लिक, जहाँ पावर जो बिलोंग करती है पीपल को करती है, नॉट टू द रॉयल फैमिली। जो पब्लिक ऑफिस है ओपन होता है सारे सिटीजन्स के लिए। ये सारे फीचर हैं एक रिपब्लिक होने के, और इंडिया इज़ अ रिपब्लिक।